हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जो 1857 की क्रांति है उसके विषय में आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो एक प्रयास है वो यह है कि आपको कुछ सिंपल तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझाया जा सके ताकि आप इसे पेपर में अच्छे से अटेंड कर पाए। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है 1857 की क्रांति। तो इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई वो एकदम से उसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं था कि तात्कालिक कोई कारण उभर कर सामने आया हो जिससे कि क्या ये क्रांति एकदम से हो गई। इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो पहले से ही तैयार होती जा रही थी। इसके जो कारण थे वो पहले से ही बनते जा रहे थे। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो सिर्फ व्यापार करने के लिए थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने क्या करा कि भारत की राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अब जो ब्रिटिश सत्ता थी वो भारत को अपने कब्जे में करके, अपने अधीन करके यहाँ पर शासन करना चाह रही थी, जिसके लिए अंग्रेजों द्वारा अलग अलग नीतियां अपनाई गई और काफी गलत व्यवहार भारतीयों के साथ किया गया, जिससे क्या था कि भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा, क्रोध उत्पन्न हो गया और जो 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। तो जो 1857 की क्रांति हुई उससे पहले 1856 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1856 में भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके बाद में अंतिम गवर्नर जनरल बनकर जो भारत में आए वह थे लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने कई तरीके की नीतियां अपनाई, जिनके तहत क्या था कि इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेज शासक अपने बल पर, अपनी सेना के बल पर, अपने पैसे के बल पर क्या कर रहे थे कि भारत के राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे। लेकिन भारतीयों के दिल में उनके इस गलत व्यवहार से काफी रुष्ट थे। भारतीय उनके इस व्यवहार से काफी क्रोधित थे और वह समय समय पर उनका विद्रोह भी कर रहे थे। भारतीयों के द्वारा ऐसा नहीं था कि सबसे पहले ही 1857 की क्रांति ही हुई जो एक विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आई। इससे पहले भी भारतीयों के द्वारा कुछ विद्रोह किए गए, लेकिन ये एक क्षेत्रीय विद्रोह थे और क्षेत्रीय विद्रोह होने के कारण क्या था कि अंग्रेजों ने इन पूरे जो विद्रोह थे इनका दमन कर दिया, क्योंकि ये एक छोटे स्तर पर किए जाने वाले विद्रोह थे। तो इन विद्रोह का समय समय पर दमन कर दिया जाता था अंग्रेज सेना के द्वारा और इन्हें दबा दिया जाता था। इन सब के बावजूद भी भारतीयों ने एकत्रित इकट्ठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति करने की ठान ली और उसका जो स्वरूप हमारे सामने आता है वो उभर कर आता है 1857 की क्रांति के रूप में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। जो इस टॉपिक के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे आज तक मेनली पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई तो उस समय 1856 में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और जो भारत में शासन था वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, या फिर ये कहें कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन यहाँ पर चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पाल्मस्टोन। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन में किसका शासन था? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पाल्मस्टोन। भारत में अगर देखें तो ब्रिटेन में तो थे प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन। भारत में शासन बेशक से अंग्रेज सत्ता कर रही थी, लेकिन अभी भी जो
एक पथ था वो मुगलों का चला आ रहा था। जो भारत में जो राजनीति अभी भी मानी जा रही थी वो मुगलों की मानी जा रही थी। तो जो अंतिम मुगल शासक थे भारत में उस समय 1857 के समय वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ के मुगल शासक थे। ब्रिटेन की महारानी थी उस समय। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तब भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ। उन्हीं से आज्ञा पत्र लेकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उन्हीं से उन्होंने एकाधिकार प्राप्त किया था कि भारत में वह अकेली कंपनी होगी जो यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आएगी। और जिस समय ये क्रांति हुई उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी विक्टोरिया। कंपनी के जो सेनापति थे, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो कंपनी के सेनापति थे वो कौन थे। तो कंपनी के सेनापति थे एनीसन। एनीसन उस समय कंपनी के सेनापति थे। जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, जिसके माध्यम से जो यहाँ के क्रांतिकारी थे वो पूरा इस क्रांति के लिए प्रचार कर रहे थे, लोगों में फैला रहे थे ये बात कि हाँ हमें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना है और उनसे युद्ध करना है। तो ये जो क्रांति होने जा रही थी इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल और रोटी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं इस टॉपिक में। मेनली हमें ये वाले पॉइंट तो अच्छे से याद रखने हैं। अब हम जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या टॉपिक इसमें मेनली पढ़ने हैं। इस क्रांति का पृष्ठभूमि क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। फिर ये जब क्रांति हुई तो ये क्रांति असफल हो जाती है तो इसकी असफलता के कारण क्या होते हैं, और इसके असफल होने के बाद जिसके जो परिणाम निकलते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। इसकी अगर पृष्ठभूमि के बारे में बोलें या फिर इसके स्वरूप के बारे में बोलें तो 1857 की क्रांति का जो स्वरूप था बहुत ही व्यापक स्वरूप था। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे किसी ने इसे 1857 की क्रांति कहा, किसी इतिहासकार द्वारा इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, किसी इतिहासकार ने इसे केवल सैनिक विद्रोही कहा। तो इस प्रकार की चीजें इसके बारे में कही गई हैं। तो पेपर में जो मेनली पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किसने 1857 की जो क्रांति हुई उसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी। तो 1857 की क्रांति के लिए स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी गई वो वीडी सावरकर के द्वारा दी गई। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके प्रारंभ के कुछ कारण थे। जैसे मेनली जो इसके कारण थे वो तो पहले से ही चले आ रहे थे। भारतीयों के साथ जो अंग्रेजों का व्यवहार था उस व्यवहार से जो भारतीय दुखी थे वो कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर क्या कर रहे थे, एक क्रोध उत्पन्न कर रहे थे, अंग्रेजों के प्रति एक घृणा उत्पन्न कर रहे थे, जो उभर कर आती है इस क्रांति के रूप में, 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर आती है। इसके साथ साथ कुछ तथ्यकालिक कारण भी थे, जैसे कि उस समय जो कारतूस हुआ करते थे उनका जो प्रयोग करना था, उनके प्रयोग के लिए उनका एक ढक्कन एक होता था जिसको हटाना पड़ता था, और उसको हटाने के लिए मतलब उसे मुंह से हटाना पड़ता था, और उस पे जो चर्बी लगी हुई थी वो सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों जो सैनिक थे वो इस बात से भड़क गए, उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो ये भी एक तात्कालिक कारण बनकर उभर कर सामने आता है 1857 की क्रांति का। तो ये इस तरीके से इसका प्रारंभ हुआ। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या हैं। तो कारण के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो जो कारण थे 1857 की क्रांति के, कारण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके कुछ राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण,
आर्थिक कारण। इन कारणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण, सैनिक कारण, ये कुछ कारण थे जो इस क्रांति को जन्म देते हैं, 1857 की क्रांति को जन्म देते हैं। धार्मिक कारण, कुछ धार्मिक कारण भी थे। और कुछ हम पढ़ेंगे अन्य कारण। कारणों में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, आर्थिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, या कुछ अन्य कारण जो इस क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक कारण के विषय में। जो इसके राजनीतिक कारण थे, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण में वेलेज़ली की सहायक संधि के बारे में। वेलेज़ली की सहायक संधि। सहायक संधि के विषय में हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो ये भी एक कारण बनती है 1857 की क्रांति का। वेलेज़ली जब भारत में गवर्नर बने तो उन्होंने एक संधि का माध्यम अपनाया जो भारतीय राज्य थे उनको अपने में सम्मिलित करने का, जिसके तहत क्या था कि बिना युद्ध के राज्यों के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता था कि आप हमारे अंग्रेजी राज्य के अधीन आ जाइए और अंग्रेजी शासन को स्वीकार कर लीजिए। जिसके तहत जब ये राज्य जो थे जब अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लेते थे तो उनकी जो अपनी सेना होती थी, राज्य की जो अपनी सेना होती थी, उसको खत्म कर दिया जाता था और अंग्रेजी सेना दरबार में रखी जाती थी। जो राजा थे, जो देसी राजा थे, उनके दरबार में अंग्रेजी सेना रखी जाती थी। इस सेना का खर्चा पूरा का पूरा जो राजा थे उनको उठाना पड़ता था। इसके साथ साथ ही दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था जो राजा के हर प्रकार के कार्यों का, जितने भी राजनीतिक कार्य होते थे, उन सभी पर अपनी नजर रखता था। उसकी देखरेख में ही ये सारे कार्य होते थे। नजर रखने के साथ साथ ये राजा के कार्यों में बाधा भी उत्पन्न करता था, कार्यों में हस्तक्षेप करता था। तो इन सब से क्या हुआ कि जब भारतीयों ने देखा कि अंग्रेज हद से ज्यादा उनके मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होने लगा अंग्रेजों के प्रति। तो यह एक कारण बनकर सामने आता है कि जब वेलेज़ली की सहायक संधि हुई तो इसके तहत क्या था, एक तो इन्होंने राज्यों को अपने में मिलाना आरंभ कर दिया और राज्यों को मिलाने के साथ साथ क्या है, जो राजा है उनके कार्यों में दखल अंदाजी करनी आरंभ कर दी। तो ये जनता में एक क्रोध को उत्पन्न कर देते हैं। तो पहला कारण हमारा है वेलेज़ली की संधि। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर बनकर आए तो इन्होंने जो देसी राज्य थे उनको अपने अधीन करने के लिए तरह तरह की नीतियां अपनाई, जिसमें इन्होंने एक जो नीति अपनाई वो अपनाई राज्य हड़प कर नीति। इस नीति के तहत जिस भी राजा के अपनी कोई संतान नहीं होती थी तो उसके राज्य को क्या किया जाता था कि उसके राज्य को अंग्रेज जो थे अपने शासन में मिला लेते, अपने साम्राज्य में उसको सम्मिलित कर देते थे। यदि राजा ने कोई पुत्र गोद ले लिया है तो उसे अंग्रेजी शासक
उसका उत्तराधिकारी के रूप में, उस राजा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। और इस तरीके से क्या किया जाता था, जो राज्य था उसे अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत जिन जिन राज्यों को मिलाया गया उनमें प्रमुख राज्य जो थे वो थे 17। इस नीति के तहत इन राज्यों को अंग्रेजी शासन ने अपने अधीन कर लिया। 17 झांसी, उदयपुर, नागपुर और अवध। ये कुछ राज्य थे जिन्हें इस नीति के तहत क्या है, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। इन राजाओं के कोई भी इनका उत्तराधिकारी नहीं था और इन्होंने जो दत्तक पुत्र गोद लिए थे उन्हें अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इस बात से क्या थे, इन राजाओं के मन में अंग्रेजों के प्रति जो क्रोध था वो उत्पन्न होना ही था। मतलब अंग्रेज जितना हस्तक्षेप भारत की राजनीति में कर रहे हैं, तो ये सभी क्या कर रहे थे कि लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा उकसा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान ये सब चीजें करती जा रही थी। और जो बाद में इस क्रांति में जो सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक था पेशवा। पेशवा के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जिन्हें अंतिम पेशवा भी कहा जाता है, बाजीराव द्वितीय जब अंतिम पेशवा थे तो उनके राज्य को क्या था कि अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और ये जो पेशवा थे इन्हें निर्वासित कर दिया गया, इन्हें महाराष्ट्र से कानपुर में निर्वासित कर दिया गया तथा इन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इन्हें अपने अधीन रखा गया। तो एक तो इनको जब इनका क्षेत्र महाराष्ट्र था तो वहां से इनको ले जाकर कहाँ रख दिया गया, कानपुर में इन्हें निर्वासित किया गया, जिसके पीछे कारण यह था कि किसी भी प्रकार से जो ये पेशवा है इनका अपने क्षेत्र की जनता से मेल मिलाप ना हो पाए, तो इसीलिए इन्हें दूसरी जगह पर रख दिया गया। 1853 में क्या होता है कि जो बाजीराव पेशवा थे, अंतिम पेशवा ये कहे गए बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय जो थे, 1853 में हो जाती है इनकी मृत्यु। 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र होते हैं जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब ये नाना साहब अंग्रेजों के समक्ष अपनी ये मांग रखते हैं कि जो हमारे पिताजी थे वो पेशवा थे, तो अब पिता की मृत्यु के बाद पेशवा कौन हुए, हम हुए। नाना साहब अपने आप को बोलते हैं कि हम पेशवा हुए, तो इसी अधिकार से क्या है कि जो 8 लाख रुपए पेंशन हमारे पिता को दी जाती थी, बाजीराव द्वितीय को दी जा रही थी, वो हमें दी जाए। तो अंग्रेज सरकार उन्हें ये पेंशन देने से इनकार कर देती है और जिससे क्या हो जाते हैं कि नाना साहब जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं कौन, नाना साहब, जिन्हें हम बाद में 1857 की क्रांति में इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका विशेष योगदान कैसे रहा इस क्रांति में। एक था अवध। अवध जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, अवध के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अवध के क्षेत्र पर कुशासन का आरोप लगाया गया, मतलब कि यहाँ पर जो शासन है वो सही से नहीं चल रहा है। कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर जो सैनिक थे, जो यहाँ पर इनके सिपाही थे, उन सभी को हटा दिया गया। उन्हें हटाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया गया, उनकी कोई सहायता नहीं की गई। तो इससे क्या थे कि अवध के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिला। अवध राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और
उन्हें कोई मतलब उनको उनकी नौकरी उनसे छीन ली गई और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। तो ये सब बातें क्या कर रही थी, एक राजा में और जो क्षेत्रीय जनता थी उन सभी में अंग्रेजों के खिलाफ घृणा उत्पन्न कर रही थी। अब हमने अभी पढ़ा था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय 1857 की जब क्रांति हुई उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय उस समय बहादुर शाह द्वितीय उस समय शासक थे और उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा क्या है, अपमानजनक व्यवहार किया गया। अंग्रेजों ने इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जो एक कारण बनता है आगे चलकर 1857 की क्रांति का। तो वह अपमानजनक व्यवहार कैसे किया गया, जब भारत में गवर्नर बनकर आते हैं कौन, गवर्नर बनकर आए ऑकलैंड। ऑकलैंड जब भारत में गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने क्या करा कि जो उस समय मुगल शासक हुआ करते थे उनकी कुछ परंपराएं थी जो पहले से चली आ रही थी। जैसे उन परंपराओं में सम्मिलित था खिल्लत प्रथा थी। एक खिल्लत के तहत क्या होता था कि जैसे जो मुगल शासक है उसके क्षेत्र में किसी के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया गया, कोई उन्नति का कार्य किया गया, तो उसको मुगल शासक के द्वारा उपहार दिया जाता था। उस उपहार में रेशमी वस्त्र दिए जाते थे या फिर अन्य कुछ उपहार दिया जाता था, किसके द्वारा, मुगल शासक के द्वारा। तो जब ऑक्सलैंड गवर्नर बनते हैं तो उन्होंने ये पूरा बंद करवा दिया कि अब किसी भी प्रकार की कोई खिल्लत नहीं होगी। मुगल शासक को ये आदेश दे दिए गए बहादुर शाह को कि अब जो खिल्लत प्रथा है वो खत्म हो गई है, अब कोई भी खिल्लत नहीं होगी, ये किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार जनता में नहीं दे सकते। इसी प्रकार से प्रथा चली आ रही थी कि जो मुगल शासक थे वो क्या करते थे, अपना दरबार लगाते थे। उस दरबार में वह जनता की जो परेशानियां होती थी उनको सुनते थे, उनकी समस्याओं का हल करते थे, उनके सुझावों को सुनते थे। तो इन्होंने उस पे भी पाबंदी लगा दी कि दरबार का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जनता के द्वारा अपने शासक को कुछ तोहफे दिए जाते थे, कुछ उपहार दिए जाते थे किसी विशेष उत्सव पर, या फिर जब भी कोई नया नवाब नियुक्त होता था तो वह नवाब क्या है, जो मुगल शासक, जो मेन मुगल सत्ता में बैठा हुआ शासक होता था, उसके लिए उपहार स्वरूप कुछ धनराशि भेंट करता था। जैसे जब हमने पढ़ा था अलवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना तो उसने 2 करोड़ रुपए की राशि मुगल शासक को दी। तो हमने पढ़ा था ना कि जब वो नवाब बना था तो उसने नजराने के रूप में 2 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये जो नजर एक रीति चली आ रही थी जिसके तहत, जिसमें जो मुगल शासक होते थे उसको कुछ तोहफे दिए जाते थे या धनराशि प्रदान की जाती थी, तो वो भी अब क्या करवा दी गई, ऑक्सलैंड के द्वारा बंद करवा दी गई। तो जो पहले की जो परंपराएं चली आ रही थी मुगल शासन में, उन सभी परंपराओं को बंद करवा दिया गया। तो इनसे इनको काफी ठेस पहुंची और जनता को भी काफी बुरा लग रहा था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बिना बात के यहाँ करने व्यापार आए और हमारे हर प्रकार के मामलों में क्या है, अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी तरह जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड कैनिंग जब भारत आए तो उन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जो हैं वो अंतिम गवर्नर हो, अंतिम मुगल शासक होंगे। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान करा दिया कि क्या है, जो बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह जफर, ये क्या होंगे, अंतिम मुगल शासक होंगे। इनके बाद मुगलों का कोई भी शासक
नहीं बनेगा या इनका उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी मुगल शासक सामने नहीं आएगा, क्योंकि अब भारत पर जो शासन होगा वो पूरी तरह किसका होगा, अंग्रेजों का शासन होगा। इस तरह की घोषणा किसके द्वारा करवा दी गई, लॉर्ड कैनिंग ने ये नियम बना दिया। आधे के साथ ये बात रख दी कि अब कोई भी इनके बाद ये अंतिम मुगल शासक है, जब तक ये मुगल शासक है तब तक रहेंगे और इनके बाद कोई भी इनका उत्तराधिकारी मुगल शासक बनकर भारत की सत्ता पर अपना शासन नहीं करेगा। तो ये इनके द्वारा घोषणा करवा दी जाती है, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसी प्रकार के कुछ अन्य कार्य भी अंग्रेजों द्वारा किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने क्या करा, जो जमीन थी कृषि के क्षेत्र में, जब जो कृषि किसान कर रहे थे उन पर उन्होंने अधिक से अधिक कर लेने आरंभ कर दिए और जो जमीन का मालिक था वो किसको बना दिया गया, जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया या तालुकेदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया तथा उन्हें ये छूट दे दी गई कि वे मनमाने ढंग से किसानों से कर की वसूली कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे सभी जनता भी जानती थी कि इन सब चीजों के पीछे जो कारण है वो अंग्रेज हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अंग्रेज भारत ना आते और इस प्रकार से हमारे ऊपर शासन ना करते तो शायद आज हमारी स्थिति कुछ और ही होती। तो ये सब बातें लोगों में जो थी वो बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न कर रही थी, बहुत आक्रोश उत्पन्न कर रही थी। इसी प्रकार से राजनीतिक जो पद होते थे, जो किसी भी कोई ऊंची सरकारी नौकरियां होती थी, ऊंचे जो पद होते थे उन पर भारतीयों को नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनको पॉइंट को नोट कर लेते हैं वरना आप भूल जाओगे। एक बार नोट रहेंगे तो आप अच्छे से इन्हें रिवाइज कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। बस इतना भी नोट रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कि जमीन का मालिक किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। इससे क्या हुआ कि किसानों से अधिक कर वसूला जा रहा था और किसानों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न होना ही था। जमीन का मालिक बना दिया गया। और सरकारी नौकरियों में उनको, जो भारतीय थे उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जा रहा था। उनकी योग्यता को किसी भी प्रकार से नहीं आंका जाता था, उन्हें योग्य नहीं माना जाता था कि वे अच्छी नौकरियां कर सकते हैं। तो इस तमाम प्रकार के जो बंधन अंग्रेजों के द्वारा लगाए जा रहे थे या व्यवहार जो भारतीयों के साथ किया जा रहा था वही क्या उभर कर सामने आता है 1857 की क्रांति में। और एक व्यापक रूप में एक क्रांति होती है जिसमें एक समय के लिए क्या है, पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता का अंत भारत में हो ही गया था, लेकिन फिर से एक बार कायापलट होती है और जो ब्रिटिश है उन्हीं का शासन भारत में होता है। इसके बारे में हम आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो कारणों में जो चर्चा करी है वो राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ा है कि जो राजनीतिक कारण थे वो क्या क्या थे 1857 की क्रांति के। आगे की क्लास में हम आर्थिक कारण, धार्मिक कारण व सैनिक कारणों के विषय में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक पे 2-3 वीडियो बन सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है। एक साथ अगर इसे कवर करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में भी काफी बोरियत फील होगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को हम अपना कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।